बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है थर्ड सेमेस्टर का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉल लिटरेसी का जो पेपर होता है वीएससी का वैल्यू एडेड कोर्स, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूँ। पहले अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ के साथ अपन ये देखेंगे कि जो एमसीक्यूज है वो किस प्रकार के एमसीक्यूज आएंगे आपके एग्जाम में। चारों यूनिट से मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ, यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से और यूनिट फोर्थ से। तो चारों यूनिट आपको इसी से रिवाइज हो जाएंगी और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो से ही आपके पर्सन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना है। और जो लैंग्वेज है वो भी मैं बाईलैंग्वेज लिखने वाला हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आपके एग्जाम में टोटल कितने पर्सन आने वाले हैं। आपके एग्जाम में टोटल 50 पर्सन आएंगे, 50 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आएंगे। इसमें से आपको जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनको पास होने के लिए टोटल 16 नंबर चाहिए और जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनको पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। तो ये होगा आपका टोटल का एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट से। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शंस इन ए डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोग अपना जनप्रतिनिधित्व है उसको चुन सकें, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सके, जो उनकी बात है वो विधायपालिका या कार्यपालिका में, संसद में या पूरे देश में कर सके। जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर पानी की समस्या है तो वो विधानसभा में उठाएगा, तो इससे क्या होगा, जो वहाँ की सरकार है, सत्ता में सरकार है, उसके पास वो आवाज़ पहुँचेगी और वो उस पर कार्य करने का प्रयास करेगी। या और कोई समस्या जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका एमएलए और एमपी होगा, अगर वो आवाज़ उठाएगा तो वहाँ पर उन अधिकारियों पर दबाव बनेगा और वो अच्छे से कार्य करेंगे। तो यही होता है डेमोक्रेसी में। क्या कार्य होता है, लोगों को वो अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार देता है, टू अलाउ द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। 2 नंबर प्रश्न है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर SC/ST इन लेजिस्लेचर। तो SC/ST हैं, उनको पता है, आपको उनको किसका आरक्षण दिया गया है। आपको जो आरक्षण चुनाव लड़ने में क्षेत्र है वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर जो 330 है, इसके तहत जो SC/ST की जो सीट हैं वो फिक्स हैं, वो रिजर्व कर दी जाती हैं। 3 नंबर प्रश्न है, व्हाट इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्या सुनिश्चित करता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो इससे यह पता चलेगा कि चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं। तो क्या होगा, 21 से पता चलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब जो भी चुनाव लड़ने कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें एक निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान किया जाए। मतलब चुनाव इस प्रकार से हो कि किसी भी उम्मीदवार को ये नहीं लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और किसी एक जो व्यक्ति है उसको जो चुनाव है उसके पक्ष में चला गया। तो सभी उम्मीदवारों को क्या मिले, समान अवसर मिलने चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, हु कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो भारत में चुनाव कौन आयोजित करवाता है। तो भारत में चुनाव है वो किसके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो चुनाव को आयोजित करवाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड। तो निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षण क्यों होता है। तो आपको पता है कुछ सीटें आपने देखी होंगी जिसपे सिर्फ SC कैंडिडेट लड़ सकते हैं, कहीं पर देखा होगा ST वाले कैंडिडेट ही लड़ सकते हैं और कहीं पर देखा होगा कि OBC वाले कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनके लिए आरक्षण क्यों होता है, क्यों दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जो वंचित समुदाय है, जिन लोगों की संख्या भी कम है और उनके पास क्या है, संसाधनों की भी कमी है, तो वंचित समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व, उसका भी जो प्रतिनिधि है वो चुनकर सामने आए और उनकी आवाज़ है वो जनता के सामने रखे। तो ये उन क्षेत्रों को चुना जाता है जहाँ पर उनकी जो SC/ST या OBC इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ कर उस क्षेत्र में जो रिजर्व क्षेत्र बना दिया जाता है।
तो क्या होगा, टू रिप्रेजेंट द माइग्रेनाइज्ड पीपल, तो वंचित समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है इस माध्यम से निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षण देकर। 6 नंबर प्रश्न है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स, यूनिवर्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ यही है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी उम्मीदवार है सभी को क्या मिले मतदान करने का अधिकार मिले, उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू वोट अबाउ द 18 ईयर एज। 7 नंबर प्रश्न है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो भारतीय लोकतंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? क्या है? बहुदलीय विशेषता, हाँ भारत में एक से अधिक दल है वो चुनाव लड़ते हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं, पिछड़े वर्गों को आरक्षण भी दिया गया है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं, ये वाली चीज़ है गलत है, क्योंकि भारत में सभी नागरिकों को क्या वोट देने का अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है भारत के अंदर। 8वां नंबर प्रश्न है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किससे संबंधित है? तो ये है समान मताधिकार से, मतलब सभी लोगों को समान मत देने का अधिकार है। अगर एक व्यक्ति है चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, किसी भी पद पर हो, उसका एक वोट होगा, वो एक ही वोट दे सकता है और उसका एक ही जैसा मूल्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई पावरफुल व्यक्ति उसको ज़्यादा वोट की ज़्यादा वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं होता भारत में। एक व्यक्ति है अगर वो वोट देता है, चाहे वो कितने ही सामान्य घर से आए और चाहे कितने पावरफुल पद से कोई व्यक्ति आए, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ एक ही होगी। तो इससे क्या पता चलती है? समान मताधिकार का पता चलता है। 9 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि केवल एक ही उम्मीदवार है वो चुनाव को जीत पाएगा, जो पहले जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, विच अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द वोटिंग एज टू 18, तो कौन सा जो अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था जिसने मतदान की आयु 18 साल तक क्या कर दी? 18 साल तक की। तो पहले आपको पता है भारत में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष होती थी चुनाव स्वतंत्रता के बाद में, लेकिन 1989 के बाद में जो 61वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें मतदान की उम्र है वो घटाकर कितनी साल कर दी? 18 साल कर दी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 61 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन के तहत। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज नॉट ए चैलेंज टू फ्री इलेक्शन, तो स्वतंत्र चुनाव की चुनौती नहीं है। तो किसकी चुनौती नहीं है? स्वतंत्र चुनाव की। तो इसमें से धन का प्रभाव होगा, तो क्या चुनाव स्वतंत्र रूप से हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आपराधिकरण, मतलब कोई क्रिमिनल है वो दबाव में लोगों से वोट करवा रहा है, तो ये भी स्वतंत्र चुनाव की कोई निशानी नहीं हुई। बूथ कैप्चरिंग, बूथ पर कैप्चर किया जा रहा है, बूथ पर लोग है क्या कर रहे हैं? फर्जी मतदान कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? इलेक्शन स्वतंत्र चुनाव की दिशा नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हाई वोटर टर्नआउट, मतलब उच्च मतदान। अगर जितना ज़्यादा मतदान होगा उतने ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र चुनाव होंगे और जो भारत की जो लोकतंत्र है उसको फायदा होगा। 12 नंबर प्रश्न है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन्फोर्स बाय, तो आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा लागू की जाती है? तो आपको पता है भारत में जो आचार संहिता वो किसके द्वारा लागू की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो आचार संहिता को लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श चुनाव संहिता कहां पर किसके द्वारा लागू की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जाती है। 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट इंश्योर इलेक्शन कमीशंस इंडिपेंडेंस, तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता क्या सुनिश्चित करती है? ये किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? ये करती है निश्चित कार्यकाल के द्वारा। मतलब भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी कितनी होती है? मुख्य चुनाव आयोग की 6 साल और 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो उसका टेन्योर होता है। तो यही है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, इस चीज से निश्चित होती है कि उसका फिक्स कार्यकाल रहता है। इसके अलावा जो पीएम द्वारा नियुक्ति है तो ये नहीं होती, इसमें हो सकता है कि पीएम अपने पक्ष का व्यक्ति चुने। सत्तारूढ़ दल द्वारा नियंत्रण, तो सत्तारूढ़ दल अगर नियंत्रण में करेगा तो निष्पक्ष चुनाव तो कभी हो ही नहीं सकते।
और कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संविधान में ऐसा निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रावधान नहीं दिया गया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, निश्चित कार्यकाल इसका सही ऑप्शन है। 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो जो राजनीतिक दल है उनका क्या उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का? तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्राप्त करना, गेन द पावर। 15 नंबर प्रश्न है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव डिफर बाय फ्रॉम एफपीटीपी? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व एफटीपी से अलग कैसे है? तो कैसे है? सीट मच वोट शेयर, मतलब सीटें वोट शेयर के अनुसार। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? मान लीजिए अगर एक क्षेत्र है, वहां पर 10 लाख की मतदाता है, तो वहां पर 10 वोट निकल के आ रहे, 10 सीटें निकल के आ रही हैं। और अगर 1 लाख वोट है तो वहां से 1 सीट निकल कर आ रही है। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन एफटीएफपी है जो भारत में लागू है, इसमें क्या है? फिक्स मत क्षेत्र अधिकार बना रखा है, वहां पर चाहे कितनी भी जनसंख्या हो, लेकिन है तो जनसंख्या फिक्स के आधार पर ही, लेकिन उसके आधार पर क्या है? एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीट मैच वोट शेयर, मतलब सीट वोट शेयर के अनुसार ही निर्धारित की जाती हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब शुरू करेंगे यूनिट नंबर सेकंड को। व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स इन इंडिया? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एवरी सिटीजन एज 18 अबव कैन वोट। तो भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। इसे ही वयस्क मताधिकार का हक बोला गया है। 2 नंबर प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अलाउ एनी एलिजिबल सिटीजन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन? तो कौन सा संविधान सिद्धांत किसी भी योग्य व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है? तो इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इसमें देता है समानता का अधिकार। तो इसमें हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किस धर्म से आए, किसी जाति से आए, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो योग्यताएं उनको पूरा करना चाहिए, वो चुनाव लड़ सकता है। वो किस में आता है? ये हर व्यक्ति का नागरिक का अधिकार होता है और ये भारत में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 3 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया? तो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु कितनी है? तो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 वर्ष है वो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है। अगले वाला प्रश्न है, रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी? तो भारतीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है चुनाव? इसका क्या होगा? बाय एंश्योरिंग पीपुल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता है उसका शासन में भागीदारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन इन इंडिया? तो भारत में समय अवधि के साथ जो चुनाव होते हैं उसका क्या महत्व होता है? तो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं भारत में, इसका क्या महत्व होता है? कि टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो सरकार है उसकी जवाबदेही तय होती है जनता के प्रति, उसको कार्य करने होते हैं। वो सरकार है, अगर बार बार चुनाव नहीं होंगे तो उसको सत्ता से बेदखल होने का डर नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी? तानाशाही हो जाएगी। जो चाहेगी वही कार्य वो करेगी, जनता के हितों का ध्यान में नहीं रखेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। 6 नंबर प्रश्न है, विच बॉडी इंश्योर द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस इन इंडिया? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि भारत में स्वतंत्र चुनाव हो सके। 7 नंबर प्रश्न है, व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंस इंडिया? तो कब भारत के अंदर पहली बार चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के बाद में? तो कब हुए थे? 1951-52 के अंदर भारत में पहली बार स्वतंत्रता के बाद में चुनाव हुए थे। 8 नंबर प्रश्न है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द लिमिटेड वोटिंग राइट्स इन ब्रिटिश इंडिया? तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश जो सरकार है उसने भारत में सीमित मताधिकार दिया था? तो कौन सा जो था? तो इंडियन काउंसिल
एक्ट 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे भारत सरकार अधिनियम के तहत 1909 के तहत, इसमें सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीय जनता को क्या करने का अधिकार दिया था, जो अपना जनप्रतिनिधित्व है या चुनाव लड़ने का या फिर जो मतदान देने का अधिकार दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मोंटे रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, द 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 रिड्यूस द वोटिंग एज टू 21 ईयर। तो भारत के अंदर 1989 का जो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आयु घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई थी? तो पहले आपको पता है स्वतंत्रता के टाइम में जिस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होती थी वही मतदान कर सकता था, लेकिन बाद में 61वें जो संविधान संशोधन उसमें घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दिए। अब 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो उसके बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास चुनाव में पंजीकरण होना चाहिए, वो क्या दे सकता है? अपना वोट दे सकता है। 10 नंबर है, विच कमिटी रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द ईवीएम्स। तो भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इनमें से किस समिति के द्वारा की गई थी? तरकुंडे कमेटी के द्वारा की गई थी। जो 1975 की जो कमेटी बनी थी तरकुंडे की, उन्होंने इसको लागू करने का क्या दिया था? सुझाव दिया था कि भारत में ईवीएम को लागू करना चाहिए। बैलेट पेपर है उससे क्या होती है? बूथ कैप्चरिंग होती है और इलेक्शन वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। तो भारत में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार की अवधारणा कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? तो भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के अंदर 1950 के अंदर सबसे पहले वयस्क मताधिकार करने का जो अधिकार है वो भारतीय जनता को दिया गया संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान के द्वारा 1950 में संविधान सभा के द्वारा किसका? वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। और किस वर्ष दिया गया? 1950 में दिया गया। 12 नंबर प्रश्न है, विच ईयर सा द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन इंडियन इलेक्शन। तो किस वर्ष ये देखा गया कि भारत में सबसे पहले जो चुनाव में ईवीएम का उपयोग हुआ? तो कब हुआ सबसे पहले चुनाव में ईवीएम का उपयोग? तो 1982 का जो चुनाव हुए थे वहाँ पे केरला के जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे पहले जो ईवीएम उसका प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1982 केरलाज इलेक्शन। और सबसे व्यापक स्तर पे ये तो बाई इलेक्शन में हुआ था पहली बार, और वैसे किस में हुआ था? गोवा में हुआ था सबसे पहले व्यापक स्तर पे, मतलब पूरे राज्य के अंदर। 13 नंबर प्रश्न है, द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले जो इलेक्शन कमीशन थे उनका क्या नाम था? तो सुकुमार सेन है, वो भारत के पहले इलेक्शन कमीशन के रूप में उन्हें जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, द फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पोस्ट सिस्टम इन इंडिया मीन्स। तो भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट विंस। तो जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही क्या हो जाएगा? चुनाव के अंतर्गत जीत जाएगा। तो आप देते हो जब चुनाव होते हैं तब चुनाव का जो चुनाव में जो किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी आधार पे भारत में जीत होती है कैंडिडेट्स की। तो जो जिसमें चुनाव में जो वोटों की संख्या गिनी जाती है, वोटिंग की जाती है, वोटिंग की गणना होती है, उसमें क्या होता है? इसी चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि जिस वोट को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसी को जितवा दिया जाता है। तो इसमें यह होता है कि जनता को उसको सबसे ज़्यादा समर्थन है उसी को जिता दो। अगले वाला प्रश्न है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो जो जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1951 के अंदर जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसको पारित किया गया भारत के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1951 में। पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड द इलेक्शन कमीशन। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की जो स्थापना करता है? तो इनमें से कौन सा आयोग है, कौन सा अनुच्छेद करता है इसमें से?
तो अनुच्छेद नंबर 224 है, ये भारत में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की क्या करता है, स्थापना की घोषणा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा आर्टिकल नंबर 324। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज। तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो भारत के अंदर आपको पता है 1971 के अंदर पंचायती राज है उसको लागू किया गया था। तो उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वो लागू की गई। उसमें कौन सी थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये तीनों की तीनों है, ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, ये जो पंचायती राज है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था में होती हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो भारत के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत का मुख्य चुनाव आयोग की कौन नियुक्ति करता है। तो आपको पता है चीफ इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, और भारत के अंदर जितने भी संवैधानिक पद हैं सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगले वाला प्रश्न है, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट। तो चुनाव आयोग है वो क्या कार्य नहीं करता है। तो चुनाव आयोग इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी, अलॉटेड गवर्नमेंट फंड। तो जो गवर्नमेंट फंड है उसको जारी करने का किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है। इसका में चुनाव आयोग की कोई भी योगदान नहीं होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, चुनाव कराना, कंडक्ट इलेक्शंस, रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, तो चुनावी दलों को पंजीकृत करता है, और इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आदर्श चुनाव संहिता को भी लागू करने का कार्य किसका होता है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो इनमें से बस सिर्फ सरकारी धन को आवंटित करना ही ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे किससे संबंधित हैं, चुनाव आयोग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो भारत में चुनाव आयोग का कितना टेन्योर होता है, कितना वर्ष का कार्यकाल होता है। तो भारत में चुनाव आयोग का जो कमीशन होता है, आयुक्त होता है, उसका टेन्योर है वो कितना होता है, उसका होता है 6 वर्ष और 65 साल की आयु तक, जो पहले हो जाए वही होता है। अगला प्रश्न है, विच बॉडी सुपरवाइज द इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो नगर पालिकाओं और पंचायतों को चुनाव का सर्वेक्षण कौन करता है इनमें से। तो आपको पता है जो राज्य चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वही नगर पालिकाओं और पंचायतों को चुनाव कराता है। तो जो राज्य सरकार के चुनाव के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज़ें, पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव। पंचायत के चुनाव से सरपंच चुने जाते हैं और नगर पालिकाओं से मेयर चुने जाते हैं। तो इसका कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। जबकि जो भारत का चुनाव है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव आयोग है भारत का सेंट्रल लेवल पे, वो किसके कराता है, संसद के और विधायक पालिका के चुनाव करवाता है। अगले नंबर प्रश्न है, द इलेक्टोरल रोल इज रिवाइज्ड। तो मतदाता सूची का पुनः परीक्षण किया जाता है। तो क्यों, कब किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, तो वार्षिक रूप से भारत की जो मतदाता सूची है उसके अंदर कुछ नए लोगों को जोड़ा जाता है, और जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जो अब मतदान नहीं दे सकते, उन सब व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, उस मतदान सूची से समय समय पर हटा दिया जाता है, वार्षिक रूप से हटा दिया जाता है, ताकि अगली बार चुनाव हो तो नए लोग जुड़ सके, और जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके फर्जी मतदान वगैरह नहीं हो सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वार्षिक रूप से जो भारत की मतदान सूची है उसमें बदलाव किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, फॉर्म 6 इज यूज फॉर। तो भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसमें फॉर्म 6 का क्या महत्व है। तो फॉर्म 6 से क्या महत्व होता है, नए मतदाता का पंजीकरण करना। जो नए मतदाता आते हैं उनका पंजीकरण करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है आपको, फॉर्म 6 नंबर नाम का एक फॉर्म होता है, फॉर्म 6, उस नाम का फॉर्म भरना पड़ता है आपको, अगर आप नए मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हो। तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। 9 नंबर प्रश्न है, द नन ऑफ द अबाउ नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर। तो नोटा की शुरुआत कब की गई थी। तो आपको पता है नन ऑफ द अबाउ ऑप्शन मतलब इनमें से मैं किसी भी व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधित्व नहीं चुनना चाहता। ये ऑप्शन कौन सा देता हमें, नोटा वो का ऑप्शन है वो हमें इसका अधिकार देता है कि इनमें से भाई मुझे कोई सा भी उम्मीदवार वो अच्छा नहीं लगा। ये बटन पहली बार कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, अपने भारत के ईवीएम मशीन में 2013 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बार जो
संसद जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इसमें इंदौर की सीट पर सर्वाधिक नोटा के वोट पड़े अब तक। 10 नंबर प्रश्न है, वोटर आईडी कार्ड आर इश्यूड बाई। तो मतदान पहचान पत्र कौन जारी करता है? तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा क्या किया जाता है, वोटर आईडी कार्ड है उसको जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इश्यूड द वोटर आईडी कार्ड। अगले वाला प्रश्न है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू। भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के अंदर 1900 जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है वो किस राज्य में लागू होती है और कौन से जिले में लागू होती है, आपको कमेंट में बताना है इस चीज के बारे में। अगले नंबर प्रश्न है, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राज्य चुनाव आयोग का क्या कार्य नहीं होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल पार्टीज। जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है। तो पता है राष्ट्रीय चुनाव ये कार्य किसका होता है? जो राष्ट्रीय पार्टियां बनाने हैं उनका पंजीकरण करना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का होता है। ये राज्य चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है, ये याद रखना। यहाँ पर क्या है, राज्य चुनाव आयोग है, बल्कि ये कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। बल्कि जो राज्य चुनाव आयोग होते हैं उसका क्या क्या कार्य होता है? स्थानीय निकाय के चुनाव कराएगा, म्यूनिसिपैलिटी के और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब कौन सा क्षेत्र है उसमें एससी की सीट, एसटी की सीट, या फिर कितनी कौन सी सीट है उसको नई बनानी, जैसे कि नई ग्राम पंचायत बना दी या फिर नया नगर पालिका बना दी, ये किसका कार्य होता है? ये भी राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य आते हैं। अगला है चुनाव व्यय की निगरानी करना, मॉनिटरिंग द इलेक्शन कमीशन एक्सपेंसेज। तो कौन व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है चुनाव के अंदर, इन सब चीज़ों की भी कौन निगरानी करता है? ये करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। 13 नंबर प्रश्न है, द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रायल क्या होता है? जब आप ईवीएम के अंदर अपना वोट किसी उम्मीदवार को देते हो तो उसके बाद में एक पर्ची निकल कर आती है जो कुछ सेकंड के लिए फ्लैश होती है, जिसमें जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उसका चिन्ह और उसका नाम दिखाई जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? वीवीपैट बोला जाता है। उसको सबसे पहले इसके लिए क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों उस प्रणाली को शुरुआत की गई? तो ईवीएम के मतों को सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई द ईवीएम वोट। तो लोगों की क्या शिकायत होने लगी कि हम ईवीएम में जिसको वोट देते हैं, अब ये कैसे पता चले कि हमने जिसको दिया है उसी को वोट गया है या नहीं, किसी और व्यक्ति को चला गया है। तो और साथ के साथ ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या सही में इतने वोट हैं वो दिए गए या फिर हैक करके ईवीएम को गलत तरीके से वोट डाले गए हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए वीवीपैट प्रणाली का शुरुआत की गई। ये आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया आपको ऐसी प्रणाली लागू करो जिससे लोगों को ये पता चल सके कि उसने जो वोट दिया है वो सही उम्मीदवार को गया नहीं किया गया। तब से शुरुआत की गई वीवीपैट प्रणाली की। तो इसका सही आंसर होगा वेरीफाई द ईवीएम वोट। तो ईवीएम के वोट है उनको वेरीफाई किया जाता है। अब जिस समय जो वोटिंग की जो काउंटिंग होती है ना, वोटों की काउंटिंग होती है, उस समय क्या होता है, चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर बैठे रहते हैं, जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बैठे रहते हैं और उनके एजेंट बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें से उनका जनप्रतिनिधि को खड़ा करके एजेंट को पूछा जाता है भाई इनमें से आप एक, आपके क्षेत्र की कोई एक या दो ईवीएम को उठा लीजिए। तो वो रेंडमली उठाता है और उसकी क्या की जाती है, पहले तो उसकी ईवीएम की जो टोटल काउंटिंग की जाती है और फिर जो वीवीपैट है उनकी संख्याओं की गणना की जाती है और दोनों की मैचिंग की जाती है कि भाई इस कहीं तरीके का कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरीके की सुनिश्चित करने के लिए कि भाई सारे वोट वो सही तरीके से पढ़ते हैं, ईवीएम सही तरीके से कार्य करती है। तो इस चीज़ के लिए वेरीफाई करने के लिए ईवीएम वोट्स को वीवीपैट का यूज किया जाता है। और मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, कोई जनप्रतिनिधि को शक है कि मुझे इस क्षेत्र में ज़्यादा वोट मिले थे लेकिन कम वोट आए हैं, तो वो क्या करा सकता है, वीवीपैट का वो करवा सकता है, वीवीपैट की गणना करवा सकता है। अगले नंबर प्रश्न है, हु कैन रिमूव फ्रॉम द इलेक्शन रोल्स। तो मतदान सूची से किसी को हटाया जा सकता है, गैर नागरिक को, भाई जो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको अधिकार ही नहीं है वोट देने का, तो उसको हटाया जा सकता है।
दोषी अपराधी, तो मतलब कोई ऐसा ऐसा दोष कर दिया उसने कि उसकी नागरिकता चली गई, या फिर कोई देशद्रोह से संबंधित उस पर मुकदमा लगा है तो उसको हटाया जा सकता है। अगला है मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी को मतदान सूची से हटाया जा सकता है। अगले नंबर प्रश्न है नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसी दिन के उपलक्ष्य में मतदान दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। फॉर्म 6 का उपयोग क्या है? तो फॉर्म 6 है उसका क्या उपयोग है? नए मतदाताओं का पंजीकरण करना, न्यू वोटर्स को रजिस्ट्रेशन करना, न्यू वोटर्स को ऐड करना, किसके अंतर्गत आता है? जो फॉर्म नंबर 6 के अंतर्गत आता है। अगले वाला प्रश्न है द इलेक्टोरल रोल इज अपडेटेड। तो समय समय पर जो मतदाता सूची है उसको कितने वर्ष में अपडेट किया जाता है? तो आपको पता है, मैंने पहले करा दिया, हर वर्ष इसको अपडेट किया जाता है। वार्षिक रूप से जो मतदाता सूची उसको अपडेट किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है विच इज नॉट ए कॉमन वोटिंग बैरियर। तो इनमें से कौन कॉमन मतदान में बाधा नहीं है? इनमें से कौन सी चीज? तो पहला है लेक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, उच्च मतदान जागरूकता। लोगों में ज़्यादा जागरूकता होगी तो ज़्यादा वोट पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जनता की भागीदारी देखने को मिलेगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन? मतदान पहचान पत्र की कमी है, ये क्या बाधा है चुनाव के अंदर? ठीक है, लंबी कतारें हैं, लोग जल्दी से वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी फायदेमंद नहीं है। जनता क्या इससे थोड़ी आक्रोशित हो जाएगी और जनता वोट नहीं देने जाएगी। यातायात की समस्या है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही पॉजिटिव पॉइंट है एक। 4 नंबर पॉइंट है माइग्रेंट वर्कर्स फेस वोटिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू। तो जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको मतदान में कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके कार्य स्थल पर कोई मतदान केंद्र नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ का राजस्थान का व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली कमाने चला गया तो क्या वो वहाँ पर मतदान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतदान करने के लिए तो आपको मतदान केंद्र जो आपका गांव का, जहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड आपका जहाँ से बना हुआ, वहीं पर आपको वोट देने के लिए आना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम होती है। जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, प्रवासी श्रमिक होते हैं, उनको मतदान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए वहाँ पर कोई कार्यस्थल पर मतदान केंद्र नहीं होता है। 5वां नंबर प्रश्न है नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इन। तो नोटा ऑप्शन को ये मैंने पहले बता दिया था, 2013 के अंदर पहली बार इसको शुरुआत की गई थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 6 नंबर प्रश्न है विच कंट्री हैज़ मैंडेटरी वोटिंग। तो इनमें से कौन सी देश है जहाँ पर वोटिंग देना अनिवार्य है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है, वहाँ पर क्या है, मतदान देना अनिवार्य किया गया है। हर व्यक्ति को मतदान देना ही होता है। क्या भारत में मतदान देना अनिवार्य या नहीं है? नहीं, भारत में मतदान देना अनिवार्य नहीं किया गया। अगर आप चाहो तो आप मतदान दे सकते हो, वरना नहीं चाहो तो आप मतदान नहीं भी दे सकते हो। अगर आपको कोई कार्य हो गया, आप मतदान नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते हो, ये आपका है। और ऐसा क्यों लागू किया गया? क्योंकि माना गया भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसके खिलाफ हो जाएगी ये चीज़। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मतदान का मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से मतदान करना कहाँ है, अलाउ है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। 7 नंबर प्रश्न है अनिवार्य मतदान के पक्ष में क्या तर्क होता है? तो इंक्रीज लेजिटिमिटी। तो जो वैधता बढ़ती है, मतलब हर व्यक्ति है वो अपना वोट देता है, तो इससे ये पता चलता है कि वास्तविकता में कौन सी जनता वो कौन सी सरकार को चुनना चाहती है। अगला क्या, मतदान शिक्षा की आवश्यकता कम करता है, मतलब लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनिवार्य तो उन्हें पता, उन वोट तो हमें देना ही पड़ता है। तो मतदान शिक्षा को कम करता है। सेव इलेक्शन कॉस्ट, इससे क्या चुनाव की लागत भी कम होती है। अब क्या, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा तो लोगों को जागरूक करने में ही चला जाता है कि आपको मतदान करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट है वो अब जो अनिवार्य मतदान है उसके पक्ष में है, सारे के सारे पॉइंट। अगले वाला पॉइंट, ऑनलाइन मतदान के क्या जोखिम है? तो ऑनलाइन मतदान के क्या जोखिम हो सकते हैं भाई? अगर आप ऑनलाइन वोट कर रहे हो तो आपका मतलब हैक कर लिया गया और वोट आपने दिया किस पार्टी को और चला गया
दूसरी पार्टी को। तो ये ऑनलाइन वोटिंग का ये खतरा होता है, उससे साइबर संबंधित खतरे रहते हैं हमेशा की हमेशा ऑनलाइन वोटिंग में। अगले वाला प्रश्न है SWEEP स्टैंड फॉर। तो स्वीप किस चीज से संबंधित है? तो यह है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि उन्हें क्यों वोट देना चाहिए, उनके वोट का क्या मूल्य है। आपका एक वोट है वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनाता है, वो आपके विकास कार्य करता है और आपकी आवाज़ बनकर जनता के सामने रखता है, जो विधायक पालिका है कार्यपालिका के सामने रखता है। तो जो ये SWEP का कार्यक्रम उसको क्या बोला जाता है? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये है, ये फुल फॉर्म है, इंग्लिश में आएगी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी। 10 नंबर प्रश्न है नेशनल वोटर्स डे इज ऑन। तो भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने पहले बता दिया, मतदान दिवस है वो भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट 2019 टर्नआउट। तो सबसे ज़्यादा मतदान कौन से राज्य में किया गया था? मतदान प्रतिशत कहाँ पर थी 2019 के चुनावों में? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा, सबसे ज़्यादा मतदान है वहाँ के लोगों ने किया था, केरल के लोगों ने। वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन टारगेट। तो मतदाता जागरूक अभियान है वो किसको टारगेट करता है? वो टारगेट करता है सभी नागरिकों को। मतलब जितने भी नागरिक हैं भारत के, उन सबको लक्ष्य बनाकर ये किया जाता है कि भाई सभी लोगों को समझाया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाएं। वोट देंगे तो उससे क्या होगा? उनका जनप्रतिनिधित्व वो चुना जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी जो बात है वो जनता के सामने रखा जाएगा। तो यही है, जो जागरूकता अभियान होता है वो सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है मैंडेटरी वोटिंग कुड वायलेट। तो अनिवार्य मतदान किसका उल्लंघन करता है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उल्लंघन है। 14 नंबर प्रश्न है ईवीएम वर इंट्रोड्यूस टू। तो ईवीएम को भारत में कब शुरुआत किया गया? किस लिए शुरुआत किया गया? ताकि बूथ कैप्चरिंग है उसको कम किया जाए। तो पहले के समय क्या हुआ करता था, पुराने समय में जिस समय ईवीएम नहीं लागू हुई थी तब क्या था, बुलेट पेपर पर दिया जाता था। चुनाव होते थे तो उसमें क्या होता था, एक बुलेट होती थी, मतलब एक पेपर होता था, उस पर उम्मीदवारों के नाम होते थे, उस पर उम्मीदवार का चुनाव पार्टी का साइन होता था और उम्मीदवार का नाम लिखा होता था। तो उसको क्या करना था, उसको टिक करके और उसको आपको किसी बक्से में डालना होता था और उसको फिर बाद में जाकर काउंटिंग होती थी। लेकिन इससे क्या होने लग गया, लोग जो प्रभावशाली लोग होते थे, प्रभावशाली उम्मीदवार होता था, वो क्या कर देता था, पूरा बूथ ही है जो मतदान केंद्र उसको ही कैप्चर कर लेता था अपने एजेंटों को बैठाकर। और वो एजेंट क्या करते थे, उसको फर्जी जो मतदान करते रहते थे उस उम्मीदवार के वोट डालते रहते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई भारत के चुनाव के अंदर। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ईवीएम सिस्टम है वो लागू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू किया गया। अब इसमें फिक्स रहता है, फिक्स समय में आप वोट डाल सकते हो, आपको इतना सेकंड चाहिए एक वोट से दूसरे वोट को डालने में। तो इससे क्या ईवीएम अगर है, मतलब बूथ कैप्चरिंग भी हो जाए तो क्या हो जाएगा उसका तुरंत, मतलब अगर किसी ने इन्फॉर्म किया तो ज़्यादा वोट फर्जी वोट नहीं डाल सकते हैं इसमें। और ये ऑटोमेटिक बाद में ईवीएम मशीन है वो, उसको कुछ गैप चाहिए बीच में वोट डालने के बीच में। 15 नंबर प्रश्न है प्रॉक्सी वोटिंग इज अलाउड फॉर। तो भारत में जो प्रॉक्सी मतदान है, गलत तरीके का मतदान है, वो की अनुमति देता है कौन से बलों को देता है? तो सशस्त्र बल है उनको वोटिंग का अधिकार देता है कि वो बाहर से बैठकर भी अपना डाक के द्वारा मतदान कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होता है उनको एक स्पेशल प्रकार का मतदान देने का अधिकार होता है कि जो बाहर गए हैं उन्हें डाक के द्वारा वो अपने मतदान को भेज सकते हैं और उस डाक वाले मतदान होते हैं उनकी भी अलग से काउंटिंग की जाती है। तो प्रॉक्सी जो वोटिंग है उसका अधिकार किसको होता है? भारतीय सशस्त्र बलों को। तो ये सब चीज़ें, ये सब था इलेक्ट्रोल लिटरेसी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़ोर से लाइक कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है, जो इलेक्ट्रोल लिटरेसी से संबंधित, मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो लेकर आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बच्चों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि सर हमें इलेक्ट्रोल लिटरेसी से संबंधित कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो
तो आपको सामने ये जो वीडियो होगा इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट का कंप्लीट रिवीजन मैं इसी वीडियो के अंदर करवा दूंगा। बस आपको सिर्फ इतना करना है, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखोगे तो आपकी चारों यूनिट कवर हो जाएंगी, प्लस में एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, पर्सन अगर घुमा फिरा के आ जाए तो भी कर दोगे आप। बस तो आपको तो सिर्फ इतना काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अकेले अकेले नहीं पढ़ते हैं, हमेशा शेयर करना चाहिए चीज़ों को, तो जरूर से शेयर कर देना। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? वेहन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। समझ में आ गया आपको? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था भारत का संविधान? तो भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है, 50 भी कर देते हैं काफ़ी बच्चे, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन लागू होता है मतलब लागू कब होता है? 1950 में। कोई भी चीज़ है ना वह पहले अपनाई जा है, बाद में बात लागू है। समझ में आ गई ना? सबसे पहले किसी चीज़ को घर पे लाते हो ना, फिर चलाते हो ना, तो वही बात है। तो सबसे पहले घर पे कब लाया गया संविधान को? 26 जनवरी 1949 को। घर से बना था, लेकिन उदाहरण देके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनाने का, कोई भी चीज़ को अपनाते हो तो पहले अपनाते हो और फिर लागू करते हो। तो पहले अपनाया है कब? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 2 नंबर प्रश्न, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नहीं लिखा गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला, जस्टिस का उपयोग किया गया है, सेकुलरिज्म का प्रयोग किया गया है, और लिबर्टी है उसका प्रयोग किया गया, मतलब न्याय, धर्म निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी के तीनों चीज हैं इनका किया गया है, लेकिन वेल्थ का अध्ययन की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। लेकिन ये 1989 में इसको लागू किया गया था। इससे पहले क्या थी? इससे पहले 21 साल थी जब भारत में संविधान लागू हुआ। उस समय से भारत में लोगों को 21 साल से ऊपर के लोग ही मतदान कर पाते थे। फिर क्या हुआ? 1989 में एक अमेंडमेंट निकल कर आता है, उसमें क्या कर दी जाती है? आयु कम कर दी जाती है। और वो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी है, वो प्रधानमंत्री थी। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहले 7 थे, एक को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे कानूनी रूप में डाला गया। अब कितने बच गए? 6 बच गए हैं। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, संविधान को बनाने वाली सभा कौन थी? तो विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जिसने संविधान बनाया वो सभा कौन थी? उसको किस नाम से जाना जाता है? भाई उसको संविधान सभा के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका प्रश्न क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है, उसको संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो संविधान बनाने वाली सभा को किस नाम से जाना जाता है? संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? हु इज द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन इंडिया। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा कोर्ट है। वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, उसी को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। क्यों है? भारत में देखो जुडिशरी है वो 3 स्तर पे कार्य करती है, न्यायपालिका 3 स्तर पे कार्य करती है। सबसे पहले होते हैं अधीनस्थ कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट है ना वो सुप्रीम बॉडी है। समझ में आ गया? सर्वोच्च नाम है सर्वोच्च न्यायालय, तो समझ लो सर्वोच्च वही है। आपको पता होगा, वैसे तो आप भाई बीए के विद्यार्थी हो तो इस चीज़ के बारे में पता होगा, मुझे और डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ। अधीनस्थ में कहाँ होते हैं? जहाँ पे आपके जिले में जिला अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, जो आपके जिले में हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? अधीनस्थ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे निचले स्तर के कोर्ट होते हैं। फिर उसके बाद में बात करें, फिर कोर्ट आते हैं आपके कहाँ के? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट जो सबसे पहले अगर कोई केस लगता है वो जिले का जो कोर्ट होता है उसमें जाता है, मौलिक अधिकार से को छोड़कर वहाँ पर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर उसका जो उस व्यक्ति को लगा कि मुझे तो न्याय नहीं मिला, तो फिर वो कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। फिर हाई कोर्ट में भी उसको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
तो अपीलीय अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। और अगर ये सब चीज़ें गणित आपको समझ में नहीं आई तो ऐसे समझ लो, नाम में है सुप्रीम। सुप्रीम कौन होता है? सुप्रीम लीडर कौन होता है? सबसे बड़ा। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल नंबर जो 14 है, आर्टिकल नंबर 14 है, वो समानता का अधिकार देने का कार्य होता है। समझ में आ गया आपको? हर प्रकार की समानता देती है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे। आपको किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा? आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश? तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो कब एस्टेब्लिश होता है? कौन से वर्ष में होता है? 1950 में है भारत का चुनाव आयोग है वो क्या होता है? स्थापित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। और भारत के पहले चुनाव आयोग का क्या नाम था? चुनाव आयोग का क्या नाम था, इसको आपको बताना है। और उस समय जो भारतीय चुनाव आयोग की जो संस्था थी वो कितने मेंबर की बॉडी थी, आपको ये भी बता देना है। 9 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में एक बार होते हैं? तो लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष में एक बार होते हैं? तो लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं। तो आपको पता भी, लोकसभा के चुनाव थोड़े दिन पहले हुए थे, मतलब 1.5 साल हो गए होंगे लगभग। पिछले साल हुए थे 2024 के अंदर, मार्च के अंदर, तो लगभग 1 साल ही हुआ अभी। तो आपको पता, हर 5 साल में भारत में चुनाव देखने को मिलते हैं लोकसभा के, बशर्ते सरकार बीच में अल्पमत में नहीं आनी चाहिए। अल्पमत में आ गई, कोई गठबंधन था, टूट गया, तो क्या हो गया? बीच में चुनाव होंगे। वरना कितने साल में होते हैं? 5 साल में होते हैं सामान्यतः। भारत में चुनाव कौन करवाता है? हु कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया? तो भारत में चुनाव कराने का किसका कार्य होता है? इलेक्शन कमीशन का। तो भारत में चुनाव कौन कराता है? आपका जो इलेक्शन कमीशन होता है वही भारत में चुनाव कराने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, प्रस्तावना में कौन से शब्द सबसे पहले आते हैं? तो सबसे पहला शब्द प्रस्तावना में क्या देखने को मिलता है? हम भारत के लोग। तो क्या बताता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग। अब ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये यूएनओ का जो घोषणा पत्र है ना, उसके अंदर कहा जाता है वी आर द मेंबर ऑफ द यूएनए, ऐसे इस नाम से जाना जाता है, वी आर द पीपुल। ऐसे ही ये शब्द है, कहाँ से लिया गया? वहीं से लिया गया, और ये हम भारत के लोग है सबसे पहला शब्द है। स्वतंत्रता भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव कब देखने को मिलता है? 1951 से लेकर 1952 के बीच में भारत में पहला चुनाव है वो देखने को मिलता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? आपको ये जरूर से बता देना है कमेंट बॉक्स में। क्यों नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण क्यों किया गया? तो भारत के जो अनुसूचित जाति व जनजाति है उसमें आरक्षण क्यों किया गया? सामाजिक न्याय के आधार पर, सोशल जस्टिस के आधार पर। समझ में आ गया? लेकिन अभी जो भारत में जो आरक्षण लागू हुआ था 2019 के अंदर ईडब्ल्यूएस का, वो किसके आधार पर हुआ था? आर्थिक न्याय के आधार पर हुआ था। दोनों में डिफरेंस समझना है। आर्थिक न्याय जैसा शब्द है वो भारतीय संविधान में नहीं डाला गया था आरक्षण देते समय, लेकिन 2019 में संविधान संशोधन करते हुए आर्थिक न्याय की बात करते हुए सरकार ने ईडब्ल्यूएस का जो लोगों को, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के लोगों, उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया। समझ में आ गया आपको? तो यही है। और जो भारत के संविधान में लागू हुआ था वो कौन सा? सामाजिक न्याय के नाम पर SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है। और उसके बाद में ओबीसी को भी मिलता है। ओबीसी को जो आरक्षण देने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था। अब आपको बताना, मंडल आयोग है उसने कब ओबीसी का आरक्षण लागू किया था? संविधान का संरक्षक कौन है? तो हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जो संविधान है उसका संरक्षक के रूप में देखा जाता है। तो कौन होगा सही आंसर? तो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में उसको जाना जाता है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर होता है? अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत। तो कोई भी संविधान में जो आपका संशोधन किया जाता है वो किस संशोधन, संविधान संशोधन में किया जाता है? आर्टिकल नंबर 368 में किया जाता है। और जो संविधान का जो संशोधन है 368 है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। 16 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत का संविधान का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति है वो भारत के संविधान का
प्रमुख होता है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अच्छे से याद कर लेना है, भारत के संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से याद कर लेना ये सब चीजें। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर शब्द का सेकुलर है, तो सेकुलर शब्द है ये पहले भारत के संविधान में नहीं था, लेकिन भारत के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1972 में उसमें इस शब्द को, सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। अब सेकुलर शब्द क्या होता है? सेकुलर शब्द का अर्थ होता है भारत देश है वो किसी एक धर्म को क्या करेगा? नहीं मानेगा। भारत में सभी सारे के सारे धर्म क्या हैं? सम्मान होते हैं। सभी के सभी धर्म के लोगों की हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। और अभी थोड़े से दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाएंगे। राज्यसभा क्या होती है? तो राज्यसभा क्या होती है? सबसे अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और स्थायी सदन परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? अब इसको परमानेंट सदन के नाम से क्यों माना जाता है? वैसे जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल मेंबर ऑफ राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल का होता है। मतलब एक जो मेंबर इलेक्ट होके गया, चुन के गया, वो 6 साल तक वहां पर रहेगा। और साथ के साथ राज्यसभा है उसमें क्या होता है? हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर है उसको क्या कर दिया जाता है? रिटायरमेंट दे दिया जाता है और नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। अब क्या होता है इस प्रक्रिया में? अब लोग हर 2 साल में नए जुड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो कभी भी जो राज्यसभा वो भंग होती नहीं है, उसमें नए मेंबर आते जाते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए जो राज्यसभा है उसका जो कार्यकाल कितना है? अनंत काल के लिए हो जाता है। इसीलिए जो राज्यसभा उसको क्या कहा जाता है? स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय सदन में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को पॉपुलर सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को किससे माना जाता है? लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को आपको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? वैसे भारतीय संसद प्रणाली के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बाकी आगे चीजें आती चली जाएंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द वर्ड पब्लिक मीन्स? रिपब्लिक मीन्स। तो रिपब्लिक या गणराज्य शब्द का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है हेड स्टेट इज इलेक्टेड। गणराज्य मतलब जिसका राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो किसी भी देश का जहाँ का राष्ट्रपति प्रमुख होगा उसी को क्या कहा जाता है? गणराज्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? तो आपका यूनिट फर्स्ट है वो क्लियर हो गई। अब यूनिट सेकंड को शुरू करेंगे। पहला नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में आम चुनाव कब हुए थे? वेयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में आम चुनाव कब देखने को मिले थे सबसे पहले? तो मैंने प्रश्न पहले भी कराया, 1951-52 में देखने को मिले थे। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में सबसे पहले किस अधिनियम ने निर्वाचन की प्रावधान किया? तो विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर इलेक्शन इन इंडिया? तो सबसे पहले किसने बात की? 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, इसमें क्या किया गया? कुछ सोसाइटी ऑफ द सेक्शन के लिए क्या कर दिया गया? आपको इलेक्शन में भाग देने के लिए अलाउ कर दिया गया। और इसमें क्या था? जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो कुलीन लोग थे उनको ही चुनने का अधिकार होता था और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होकर जाते थे। समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले किस अधिनियम में लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम में लागू हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो 1920 में महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार मिलता है। तो कब मिला? 1920 में महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले भारत में पहली बार मिलता है, सर्वप्रथम। समझ में आ गया? संविधान के द्वारा नहीं, वैसे ही सर्वप्रथम 1920 में मिला है। लेकिन किनको? शिक्षित महिलाएं या कुछ चुनी हुई महिलाओं को सिर्फ 1920 में अधिकार मिला था। और कौन से स्तर पर? प्रांतीय स्तर पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या व्यवस्था थी? तो सीमित वयस्क अधिकार, मतलब जो कुछ लोग हैं उनको, वयस्क जो लोग हैं जो उम्र को, मतलब जिनको जो आपके वोट देने लायक हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। पहले आम चुनाव में कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो कितने थे? 17.3 करोड़ लोग हैं वो पंजीकृत थे। तो कितने लोग पंजीकृत थे? लगभग 17.3 करोड़ लोग हैं वो लगभग भारत के पहले चुनाव के अंतर्गत पंजीकृत थे।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 17.3 करोड़ लोग हैं, वो लगभग उस समय के जो चुनाव थे उनके अंदर पंजीकृत थे। अगले वाला प्रश्न है, भारत में चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई? प्रथम पिछला मत। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो होता क्या है, भारत में क्या था, भारत में चुनाव, आप सरपंच के चुनाव को तो सबने देखा होगा, या विधायकी के चुनाव सबने देखा, तो उसमें क्या था, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रथम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से जाना जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 324 है, ये भारत के संविधान आयोग से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा? 324 है, भारत के संविधान से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 324 है, भारत के अनुच्छेद के से संबंधित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, समझ में आ गया आपको? अनुच्छेद नंबर 324 है, किससे संबंधित है? भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। अगले वाला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में होता है। मतलब राष्ट्रपति वो कैसे चुना जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, आपके जो जितनी विधायी पालिका है उनके मेंबर, और जो विधायी पालिका से विधायक परिषद है उनके मेंबर, तो वो सारे मेंबर मिलकर इसके चुनाव को लड़ते हैं। लेकिन याद क्या रखना होता है, विधायी परिषद के जो चुने हुए जो मतलब जिनको नॉमिनेट किया गया वो नहीं होते हैं, बाकी सारे मेंबर क्या करते हैं, चुनाव डालते हैं, एक वोट डालते हैं, उसके थ्रू उनको चुना जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में यह प्रणाली लागू होती है। लोकसभा में सीटों का परिसीमन कौन क्या करता है? तो भारत की जो लोकसभा होती है उसमें सीटों का परिसीमन किसके द्वारा किया गया था? डेलिमिटेशन कमीशन। अब परिसीमन क्या होगा अभी देखना, आप 2027 के अंदर परिसीमन देखने को मिलेगा, 2026 में देखने को मिलेगा शायद तक। परिसीमन क्या होता है? आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी जो विधायिका कार्यपालिका जो क्षेत्र है उसके अंदर कितने एससी के, कितने एसटी, कितनी ओबीसी, कितनी जर्नल है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। एक फिक्स क्राइटेरिया किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, इतनी जनसंख्या होगी तब क्या होता है, एक विधायी पालिका है, एक विधायकी का क्षेत्र बनाया जाता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी क्षेत्र बनाया जाता है, सांसद का भी क्षेत्र बनाया जाता है। तो जल्दी आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जितने भी क्षेत्र हैं विधायकी के और संसद के, वो जल्दी बदलेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये कौन करता है परिसीमन आयोग? उसको परिसीमन आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे नई ग्राम पंचायत वगैरह बनती रहती है ना, तो ये तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन विधायकी क्षेत्र और सांसदीय का क्षेत्र है, ये परिसीमन आयोग के द्वारा ही बदला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, सार्वभौमिक मताधिकार भारत में कब लागू हुआ? तो सबसे पहले भारत में लोगों को मत देने का अधिकार कब दिया गया? 1950 में दिया गया। अच्छे से याद कर लेना। लेकिन कब? भारत में संविधान लागू होने के बाद में 1950 में दिया गया। और अगर वैसे पूछे, संविधान से पहले पूछे, तो कब दिया गया? सर्वप्रथम 1909 में, 1909 के जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स थे उसमें दिया गया था। समझ में आ गया आपको? भारत में मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में जो मतदाता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष वो न्यूनतम आयु होती है। भारत में मतदाताओं की आयु की 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें आपकी जो आयु है उसको घटाकर कितना कर दिया गया था? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। और इस समय किसकी सरकार थी? उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने जो आयु है उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया था। भारत में पहली मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? पहली मुख्य महिला चुनाव आयोग। सबसे अच्छा प्रश्न है, पहली महिला का नाम पूछा है, ना कि चुनाव आयोग का। तो कौन थी? वीएस रामा देवी है, वो पहली महिला चुनाव आयोग थी भारत की। तो कौन थी? वीएस रामा देवी थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतदान अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? 326 है। तो भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 324, 3, 2, 4। अच्छे से याद कर लेना।
3, 2, 4 324 है वो। अच्छे से इसको और याद कराऊं, मतलब चुनाव में क्या हुआ, आपके घर में 3 मेंबर हैं, वो उनमें से क्या हुआ 2 मेंबर हैं, वो वोट देने के लिए गए और 2 ने क्या कर दिया, फर्जी देकर 4 दे दिया। या फिर ऐसे भी याद नहीं कर रहा हूँ, 3 से पहले क्या था 2 आता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ऐसे भी याद कर लो 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। और अगर ऐसे मतदान देने का अधिकार, जो हमें वोट देने का अधिकार, वो 326 में मिला है। भारत के मताधिकार आंदोलन से किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है, तो किसका जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उसका मताधिकार से आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो पूना पैक्ट हुआ था ना, मतलब जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो दलित हैं उनको भी अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया जाए, मतलब अलग जो मतदान देने का अधिकार दिया जाए दलितों को। इसके ऊपर इन्होंने क्या था, आंदोलन किया था, क्योंकि जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें मुस्लिमों को अलग से अधिकार दे दिया गया था और पढ़े लिखे लोगों को अलग से अधिकार दे दिया गया था। तो इसी पर उन्होंने बात उठाई थी कि दलितों को भी अलग से मताधिकार देने का कार्य किया जाना चाहिए। तो यही है, इसलिए मतदान अधिकार से जुड़े हुए कौन है, भीमराव अम्बेडकर है, वो है। उसके बाद में महात्मा गांधी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट देखने को मिलता है यरवदा जेल के अंदर। किस ऐतिहासिक दस्तावेज में मताधिकार की मांग की गई थी, तो सबसे पहला जो कौन सा दस्तावेज था जिसमें मताधिकार की बात की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट है, उसमें सबसे पहले वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन की मांग कहाँ की गई थी, तो कराची अधिवेशन है 1931 में आता है। सबसे पहले तो आपको अच्छे से याद कर लेना, 1931 का कराची अधिवेशन होता है, उसमें किसकी बात की गई थी, सार्वभौमिक मताधिकार की, हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये 1921 के कराची अधिकार में अधिवेशन में बात की गई थी। तो इस प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक मताधिकार का कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में बात की गई थी, तो कौन से में की गई थी, 1931 के कराची अधिवेशन में बात की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण था यहाँ पर वह पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात की गई थी। किस सुधार अधिनियम में अल्पसंख्यकों को पृथक किया गया था, विच रिफॉर्म्स हैव सेपरेट इलेक्टोरल फॉर माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटीज के लिए कब दिया गया था, 1909 में ही आपको मुस्लिमों को अलग से दे दिया गया था पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में। उसके बाद में और सुदृढ़ कर लिया गया था 1919 में। भारत के पहले चुनाव आयोग कब हुए थे, पंचायत के चुनाव कब हुए थे, तो भारत के सबसे पहले पंचायत के चुनाव है वो कब देखने को मिले थे, 1959 में आपके पहले भारत के पंचायत के चुनाव वो देखने को मिले थे। तो याद कर लेना अच्छे से, 1959 में हुए थे। और वैसे चुनाव नॉर्मल जो आपके लोकसभा के चुनाव 1951-52 में देखने को मिले थे। समझ में आ गया आपको। और पंचायत के चुनाव 1959 में देखने को मिले थे। भारत सरकार में कितने स्तरों पर कार्य करती है, तो भारत की सरकार है वो त्रिस्तर पे कार्य करती है। अब 3 स्तर क्या होते हैं सरकार के, सबसे पहला स्तर होता है वो क्या, कौन सा होता है, केंद्र सरकार। तो सबसे पहली होती है केंद्र सरकार, फिर कौन सी आती है, राज्य सरकार, और फिर कौन सी आती है, पंचायती राज या नगर पालिका होती है वो। समझ में आ गया आपको। तो केंद्र सरकार आती है सबसे पहले, फिर राज्य सरकार, और फिर नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत है वो उस सरकार के रूप में कार्य करती है। तो ये 3 प्रकार से होती है। आपको इसमें क्या याद रखना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव कराने का कार्य होता है केंद्रीय भारत का जो चुनाव आयोग है उसका, और पंचायत, नगर पालिका और नगर निकाय के जो चुनाव कराने का अधिकार किसका होता है, राज्य चुनाव आयोग का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके 3 स्तरों पर भारतीय सरकार है वो कार्य करती है। ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार होती है, ग्राम पंचायत इज ए पार्ट ऑफ विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन से गवर्नमेंट की होती है, तो आपको पता है स्थानीय सरकार के रूप में जाना जाता है ग्राम पंचायतों को, नगर निकाय को और नगर पालिका को। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन 3 नाम से इनको जाना जाता है। तो क्या होगा, ग्राम पंचायत को स्थानीय सरकार के रूप में जानते हैं। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई भी राज्य सरकार, भाई आपकी राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री है वो आपकी राज्य सरकार का मुखिया होता है, और केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गया आपको। और स्थानीय सरकार में तो गांव पंचायत में सरपंच होता है, और जो नगर पालिका में मेयर होता है। तो इनमें से आपको हो सकता है कि प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, क्योंकि वो तो सबको पता है। नगर पालिका से संबंधित जरूर प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके सामने।
केंद्रीय सरकार का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रधानमंत्री है, वो आपकी केंद्र सरकार होती है, उसका प्रमुख होता है। अगले वाला प्रश्न है, स्थानीय शासन की तीन मुख्य संस्था कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। तो आपकी स्थानीय सरकार की तीन प्रमुख संस्थाएं होती हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत गांव के स्तर पे होती है, पंचायत समिति आपका जो ब्लॉक होता है ना उसके स्तर पे होती है समझ में आ गया? और जिला परिषद आपके जिला के ऊपर होती है। तो ये तीन प्रमुख संस्थाएं होती हैं स्थानीय सरकार की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। उदाहरण बताऊं तो देखो, आपके ग्राम पंचायत में तो सरपंच वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह बैठते हैं। पंचायत में आपका जो वीडियो होता है वो बैठता है, समझ में आ गया आपको? और जो जिला परिषद होती है वहाँ पे कलेक्ट्रेट वगैरह के लोग बैठते हैं। अगले वाला प्रश्न है, भारत में नगर निगम किसके अंतर्गत आता है? तो भारत में जो नगर निगम है, नगर निकाय है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है आपका नगर निकाय। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति का। तो गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम। जो कार्य केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का होता है वही कार्य, सेम कार्य है वो आपका किसका होता है? राज्यपाल का होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत। तो इसका क्या होता है? ये राज्य सरकार का मुखिया होता है, लेकिन सिर्फ मुखिया क्या होता है? सरकार को, लेकिन सरकार को मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। और जो स्टेट का, जो आपका राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वही अधिकार लगभग राज्यपाल के भी होते हैं, कुछ अधिकारों को छोड़कर। पंचायत चुनाव किस संशोधन के बाद शुरू हुए थे? तो 73वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिला था, उसके बाद में पंचायत चुनाव है वो शुरू हुए थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ पर लागू हुए थे, कौन से राज्य में और कौन से जिले में लागू हुई थी। नगर पालिका किस क्षेत्र के लिए होती है? म्यूनसिपलिटी इज मेंट फॉर विच एरिया? तो किसके लिए होती है? शहरी क्षेत्र में। जिस तरीके से गांव के क्षेत्र में ग्राम पंचायत होती है, उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में क्या बनाया गया? आपका नगर पालिका है, उसका निर्माण किया गया, क्योंकि शहरों की व्यवस्था गाँव की व्यवस्था से अलग होती है, तो इसीलिए उनके लिए अलग निकायों का निर्माण किया गया। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ जिला परिषद? तो जिला परिषद का हेड कौन होता है? आपका निर्वाचित अध्यक्ष है, वो कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष आपको देखने को मिलता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 में, 1950 में आपको चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और आर्टिकल जो 324 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। ये प्रश्न 2-3 बार करवा दिया, इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके सामने। चुनाव आयोग एक संस्था है। द इलेक्शन कमीशन इज ए बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी? एक संवैधानिक संस्था है। अब देखो, संवैधानिक संस्था के कुछ उदाहरण दो आपको। यूपीएससी हो गई, वो संविधान संस्था आपकी। चुनाव इलेक्शन कमीशन है, वो आपका एक चुनावी संस्था है। आपके जो कोर्ट हैं, ये सारी चुनावी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी संस्थाएं कैसी है? आपकी एक संवैधानिक संस्था के रूप में जाना जाता है इनको। चुनाव आयोग के पास कुल कितने आयुक्त होते हैं? तो कुल कितने आयोग होते हैं? 3 होते हैं। देखो, पहले 3 नहीं होते थे। 1991 के बाद में पद्धति लागू की गई 3 वाली। पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में सिर्फ एक चुनाव आयोग होता था, लेकिन उसके बाद में भारत के चुनाव आयोग बनते हैं 1990 के आसपास। टी सेशन काफ़ी खतरनाक होते हैं। उन्होंने क्या किया था? नेताओं को जो भ्रष्ट चुनाव प्रणाली उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने का प्रयास किया था। तो उनकी जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उनसे काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, नेता। और उनका ये भी नारा था कि मैं हर साल एक नेता की नेतागिरी खा जाता हूँ। तो वही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? 3 चुनाव आयोग का प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयोग होता है और 2 अन्य चुनाव आयोग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 चुनाव आयोग थे। वर्तमान समय में 3 चुनाव आयोग देखने को मिलते हैं, एक प्रमुख, 2 अन्य। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, वही क्या करता है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबकी नियुक्ति करने का किसका कार्य होता है? राष्ट्रपति का होता है। समझ में आ गया आपको? अपॉइंटमेंट सारे के सारे कौन देता है? आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है वो देता है।
और चुनाव प्रणाली अलग हो गई। अब आप चुनाव प्रणाली है वो आपकी चुनाव आयोग की अलग से हो गई है, जिसमें क्या होता है, एक मेंबर ऑफ आपका मेंबर प्रधानमंत्री होगा आपके सामने, एक आपके सामने होगा लोकसभा का मेंबर होगा कोई, एक नेता प्रतिपक्ष होगा और एक होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो 4 मेंबर की बॉडी बना दी गई है, उससे आपका चुनाव किया जाता है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो चीफ जस्टिस होगा वो भी ऐड किया गया था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बदलकर उसमें क्या कर दिया, एक लोकसभा के मेंबर को ऐड कर दिया गया। हु इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है, नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का आपको हेड है वो देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है, नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो भारत में जो चुनाव आयोग होता है उसका मेन कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य होता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का कार्य किसका होता है, चुनाव आयोग का कार्य होता है। ये तो खैर आपको पता भी होगा। 17 नंबर प्रश्न, चुनाव आयोग के अधीन कौन कौन सी चुनाव आते हैं। तो मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, साथ के साथ जो आपके राज्य विधानसभा होती हैं उसके भी चुनाव कराने का किसका अधिकार होता है, इलेक्शन कमीशन है भारतीय चुनाव आयोग का होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव भी कौन कराता है, भारत का चुनाव आयोग है वो करवाता है। राज्य चुनाव आयोग किस चुनाव को संचालित करता है, तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव है वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, आपके राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, तो भारत का संविधान है वो क्या करता है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की, फ्रीडम की गारंटी देता है। तो सारी शक्तियां भारत के संविधान से मिली है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग बहुत स्वतंत्र और बहुत पावरफुल संस्था है अगर उसका सही से प्रयोग किया जाए। तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उस समय क्या कर सकता है, सारे नियंत्रण है वो सारे चुनाव आयोग के हाथ में जाते हैं। प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकत होती है इलेक्शन कमीशन के पास में, जब वो एक क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है पूरे भारत के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको, लेकिन ऐसा आजकल तो कम ही देखने को मिलता है। ईसीआई की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई, तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो शक्तियाँ वो किस में मिलती हैं आपको, आर्टिकल नंबर 324 में, अनुच्छेद 324 में वो शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। आपकी यूनिट नंबर 3 है वो मैंने पूरी रिवाइज करा दिया है। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, मतदान शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वोटर एजुकेशन। तो कोई भी वोटर एजुकेशन मतदान शिक्षा से संबंधित है कि हमें जब मतदान देते समय हमें जो मतदान है वो विकास के आधार पर सही उम्मीदवार को चुनाव करना चाहिए, पैसे, जाति, धर्म और जो लुभावने वादे हैं नेताओं के उनसे बचकर हमें क्या करना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए तथा चुनाव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, भारतीय जो संविधान जो चुनाव प्रणाली है वो मजबूत होती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, मतदान शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या होते हैं, लोगों में मतदान करने के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ती है। किस संगठन का नारा है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब किस संस्था का नारा है कि कोई भी वोटर है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो कि कौन सी संस्था का नारा है, भारतीय चुनाव आयोग का ये नारा है। SVEEP कार्यक्रम किससे संबंधित है, वोटर के जागरूकता से, वोटर अवेयरनेस के संबंधित कार्यक्रम होता है SVEEP। सबसे महत्वपूर्ण है ये सब, SVEEP ये वोटरों की जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम है। मतदान शिक्षा को क्या आवश्यक माना गया है, वाई इज द वोटर एजुकेशन कंसिडर्ड नेसेसरी एसेंशियल। तो क्यों माना गया है मतदान शिक्षा को सबसे आवश्यक, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए अपन ने मतदान शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत जब भी होगा जब आपके द्वारा सही उम्मीदवारों का चुनाव होगा, देश का विकास होगा और भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो चुनाव से ही क्या होती है, मतदान के अधिकार से ही कोई भी भारत का जो आम नागरिक है वो अपना जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजता है अपनी आवाज़ बनकर। तो अगर वो सही से सही व्यक्ति चुनकर जाएगा तो आपकी आवाज़ है वो सशक्त होगी और इससे आपकी जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूती मिलेगी। SVVP का फुल फॉर्म क्या है, SVVP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टेमेटिक
वोटर्स एजुकेशन एंड द इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन, याद कर लेना, ये डेफिनेशन आ सकती है। एस मतलब सिस्टमेटिक, वी मतलब वोटर्स, ई फॉर एजुकेशन, ई एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन। समझ में आ गया? HVEEP कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? तो भारत में 2009 के अंदर HVEEP कार्यक्रम उसको लॉन्च किया गया ताकि जो वोटर्स होते हैं, जो मतदान करने वाले होते हैं, उनमें जागरूकता फैलाई जा सके। मतदान शिक्षा अभियान मुख्यतः किसे लक्षित होता है? तो मतदान का जो शिक्षा अभियान होता है वो किसे लक्षित होता है, किसको टारगेट करता है? हु इज द मेन टारगेट ऑफ द वोटर एजुकेशन कैंपेन? तो कौन होता है? युवा और प्रथम बार वोटर। तो जो यूथ एंड फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो मतदान कम करना चाहते हैं, उनको मतदान का इतना ज़्यादा महत्व पता नहीं होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इनको ही टारगेट किया जाता है, इनको जागरूक किया जाता है ताकि वो अपने मतदान का वैल्यू कर सकें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो आप कोई भी चीज़ का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी बढ़ानी चाहिए। आपको मतदान का जो मत की वैल्यू है उसका पता होना चाहिए। साथ के साथ लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि भाई आपका अगर जो वोटर आईडी नहीं बनी हुई, आपका नाम नहीं जुड़ा हो तो आप नाम जुड़वाइए। साथ के साथ जो आपको कहाँ पर आपका मतदान केंद्र होने वाला है, कब आपके चुनाव होंगे, ये सब जानकारी भी लोगों को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कौन सी संस्था स्कूल और कॉलेज में मतदान शिक्षा कार्यक्रम चलाती है? तो कौन सी चलाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI है, वो भारत के जो स्कूल और कॉलेज हैं इनमें मतदान शिक्षा कार्यक्रम चलाती हैं। तो कौन चलाती है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो स्कूल कॉलेजों में जा जाकर लोगों के को जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मतदान शिक्षा लोकतंत्र में किस प्रकार का योगदान देती है? हाउ डज द वोटर एजुकेशन हेल्प डेमोक्रेसी? तो किस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूती देने का कार्य होता है? सूचित निर्णय लेने में मदद करने में, हेल्प इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब लोगों को सूचित करती है, लोगों को बताकर क्या करती है? मतदान शिक्षा है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज ए वोटर इन इंडिया? तो कितनी होती है? भारत में 18 साल मिनिमम आयु चाहिए आपको क्या बनने के लिए? वोटर बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? मिनिमम 18 साल की आयु चाहिए। 18 साल के बाद में आप क्या कर सकते हो? अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकते हो। मतदान पंजीकरण किस फॉर्म के माध्यम से किया जाता है? फॉर्म नंबर 6, फॉर्म 6 को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म 6 किससे संबंधित होता है? मतदान पंजीकरण से संबंधित होता है। पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था, इस पेपर में भी ये प्रश्न आ सकता है। फॉर्म 6 है वो किससे संबंधित होता है? आपका मतदान में पंजीकरण करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग में लिया जाता है। मतदान सूची को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इलेक्टोरल रोल ऑल्सो कॉल्ड? तो मतदान नामावली, वोटर लिस्ट के नाम से उसको जाना जाता है, मतदान सूची के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें आप सबके नाम होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होती है और आपके वोटर आईडी कार्ड नेम होता है, वही सारी चीज़ उसको में क्या होता है? आपका मतदान सूची के नाम से जाना जाता है उसको। कौन सी वेबसाइट में मतदान पंजीकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी में किया जाता है मतदान पंजीकरण के लिए? NVSP.in वेबसाइट पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो मतदान से संबंधित, मतदान पंजीकरण से संबंधित। भारत में मतदान सूची का उद्यतन या अपडेट कौन करता है? भारत के मतदान सूची को तो कौन करता रहता है? इलेक्शन कमीशन करता है। और ये भी मैं बताता हूँ, हर साल है मतदान सूची वो अपडेट की जाती है कि भाई कुछ लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई, कुछ लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, तो हर साल उनको अपडेट किया जाता है। जो जिन लोगों का हट चुके हैं उनको हटा दिया जाता है और जो लोग नए जुड़े हैं उनके नाम को जोड़ दिया जाता है। तो ये काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है और हर साल उसको किया जाता है। तो आपके गाँव के नीचे, हर गाँव के नीचे एक BLO को जोड़ा जाता है जिसका काम यही होता है मतदान में मतदान सूची को अपडेट करना। कौन सी एक बाधा मतदान में भागीदारी को प्रभावित करती है? विच इज़ द बैरियर टू द वोट पार्टिसिपेशन? तो क्या होती है? जागरूकता की कमी। अगर लोग कम जागरूक होंगे तो वो क्या करेंगे? मतदान है उसमें एक भागीदारिता कम होगी। अगर भागीदारिता कम होगी तो क्या होगा? मतदान में बाधा पहुंचेगी। बाकी अगर मतदान केंद्र की अधिकताएं होंगी तो लोग सुलभता से वहां पर पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा? मतदान है वो अच्छे से चलेगा। टीवी के माध्यम से प्रचार किया जाएगा तो लोगों में जागरूकता पहुंचेगी और तो भी मतदान है प्रतिशत बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साथ के साथ छुट्टी की जाए कि जिस दिन भारत में चुनाव होते हैं वहाँ के क्षेत्र में उस दिन की छुट्टी घोषित कर दी जाती है।
तो इससे क्या होता है, लोग अपने काम से फ्री होते हैं और उस दिन मतदान करने जाते हैं, मतदान की भागीदारिता बढ़ती है। लेकिन एकमात्र ऑप्शन है जागरूकता की कमी, जो भागीदारी से कम है। शहरी क्षेत्र में कम मतदान का एक मुख्य कारण क्या होता है, तो क्या होता है, उदासीनता। तो शहर के लोगों के पास आपको पता है कम समय होता है, वो लोग क्या करते हैं, मतदान देने में कम विश्वास रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उदासीनता है, वो शहरी क्षेत्र में मतदान कम करने के पीछे एक कारण होता है। भारत में कौन सा वर्ग सबसे कम मतदान करता है, तो सबसे कम मतदान कौन करता है, यूथ है, वो भारत में सबसे कम मतदान करता है। और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिलता है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। और सबसे कम किसका देखने को मिलता है, यूथ है, युवा है, उनका मतदान करने में सबसे कम योगदान देखने को मिलता है। प्रवासी भारतीयों के मतदान में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर फॉर द एनआरआई वोटर। तो एनआरआई वोटर कौन होते हैं, जो प्रवासी, जो विदेश में काम करने के लिए चले गए हैं, उनको एनआरआई वोटर्स के नाम से जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, वो वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, फिजिकल अनुपस्थिति, फिजिकल अब्सेंस, मतलब वो वास्तविक रूप से वहाँ पर है नहीं, तो अपना वोट वो दर्ज नहीं करा सकते हैं। और भारत में ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो आपका वोट देने का अधिकार है, वो प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है। लास्ट वाला प्रश्न आपके फोर का, मतदान पंजीकरण में देरी का एक प्रमुख कारण क्या होता है, ए मेजर रीजन फॉर डिले इन द वोटर रजिस्ट्रेशन। तो क्या होता है, आपके लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो लोगों के पास कम दस्तावेज होते हैं, वास्तविक दस्तावेज नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है, आपको मतदान पंजीकरण में देरी हो सकती है। और जो आज के समय जो बिहार में जो मतदान होने वाले हैं थोड़े दिनों बाद में, शायद आप वीडियो देखो तब तक क्या पता हो भी चुके हो, लेकिन जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें क्या होगा, कुछ दिनों बाद में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यही चल के आ रहा है कि जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं, जैसे बिहार के लोग क्या है, यूपी में कोई कार्य कर रहा है, कोई हरियाणा में कार्य कर रहा है, उन लोगों से संबंधित वहाँ पे मतदान सूची से लोगों को हटाया जा रहा है। तो इससे संबंधित विपक्ष ने एक बहुत बड़ी क्या की थी, रैली की थी, साथ साथ अपना विरोध दर्ज कराया था। तो वो किससे संबंधित था, वो दस्तावेजों की कमी से संबंधित था। उन लोगों को इतने दस्तावेज बता दिए गए कि सभी लोगों के पास वो उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आप देखना ये वाली, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो बिहार आपको बिहार से संबंधित ये न्यूज़ है, जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको और पता चल जाएगा चीज़ों के बारे में। तो ये था आपका इलेक्ट्रो लिटरेसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो आपका आने वाले हैं वैल्यू एडेड कोर्स में, तो वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं।